नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात में आज बाइडेन ने चीन के खिलाफ जंग का बिगुल फूंक दिया। अमेरिका ने अपने ताकतवर फाइटर जेट F-22 रैप्टर पुतिन के दरवाजे पर तैनात कर दिए। ईरान से तनाव के बीच इजराइल जा रहा एक विमान कुछ मिनट के लिए आसमान में गायब हो गया और कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार की बैठक में विपक्षी एकता पर दरार की अटकलें लगी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भी वक्त युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि अमेरिका, चीन और ताइवान तीनों वहां पहुंच चुके हैं। अमेरिका ने युद्ध अभ्यास के नाम पर ताइवान के पास करीब 12,000 सैनिक भेज दिए हैं। इसके अलावा उसकी नौसेना का 7वां बेड़ा भी वहीं खड़ा है, जबकि ताइवान ने दावा किया कि उसकी सीमा के आसपास चीन के 8 जंगी जहाज और 35 लड़ाकू विमान मौजूद हैं। खबर है कि चीन ने ताइवान के आसपास नो फ्लाई जोन बना दिया है। ताइवान के विदेश मंत्री ने तो यह तक कह दिया कि चीन किसी भी वक्त युद्ध शुरू कर सकता है, जिसके लिए उन्होंने अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक पुरानी रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने यह तक कह दिया कि चीन का 3 दिन का युद्ध अभ्यास ताइवान पर हमले की तैयारी था, क्योंकि वो ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका जाने से बौखला गया है और उसने अमेरिका और ताइवान दोनों को धमकी दी थी। यही नहीं, ताइवान की राष्ट्रपति के ताइवान लौटते ही चीन ने 3 दिन का युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया और अब ताइवान ने खुद कह दिया है कि जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, क्योंकि साउथ चाइना सी में प्रचंड युद्ध का माहौल बनने लगा है। क्योंकि पहले चीन की मिसाइलों ने 3 दिन तक आग उगली और अब अमेरिका युद्ध अभ्यास के नाम पर चीन को जवाब देने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने फिलीपींस के साथ मिलकर लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दी। दोनों देशों के अभ्यास का नाम बालिकतान है, जिसका मतलब होता है कंधे से कंधा मिलाकर। यह अभ्यास दोनों देशों का अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है, जो हर साल होता है, लेकिन इस बार इसमें करीब 17,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 12,000 सैनिक अमेरिका के हैं, जिससे यह पता चलता है कि ड्रिल के बहाने अमेरिका चीन को अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में है। यह ड्रिल 28 अप्रैल तक चलेगी। अमेरिका और फिलीपींस की सेनाएं चीन की साउथ चाइना सी में चल रही मनमानी को रोकने की तैयारी करेंगी, जिससे चीन भड़क सकता है, क्योंकि इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका और फिलीपींस युद्धपोत को बर्बाद करने का अभ्यास करेंगे, जिसके लिए वहां नकली युद्धपोत भी रखा जाएगा। 2 हफ्ते तक चलने वाली यह ड्रिल लुजान स्ट्रेट में होगी, यानी ताइवान के बहुत नजदीक और साउथ चाइना सी में, क्योंकि 250 किलोमीटर चौड़ा लुजान स्ट्रेट फिलीपीन सागर और साउथ चाइना सी को जोड़ता है, जहां के बाशी चैनल में अमेरिका का निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर और चीन का शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से खड़े हैं, जिनका कभी भी आमना सामना हो सकता है। यही नहीं, ताइवान ने दावा किया कि उसने 24 घंटे के अंदर साउथ चाइना सी में ताइवान की हवाई और समुद्री सीमा के नजदीक 35 लड़ाकू विमान और 6 जंगी जहाज देखे हैं, जिसमें जंग का माहौल करीब करीब तैयार हो गया, क्योंकि एक ओर ताइवान के नजदीक चीन के लड़ाकू विमान मंडराए, दूसरी ओर अमेरिका ने अपने हजारों सैनिक नौसेना के 7वें बेड़े के USS मिलियस और निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में उतार दिया, जिस पर चीन भड़क गया। उसने अमेरिका को तुरंत वहां से हटने को कहा, लेकिन अमेरिका नहीं हटा, उल्टा उसने वहां और सेना भेज दी। वो अलग बात है कि उसके 12,000 सैनिक वहां सैन्य अभ्यास के नाम पर घुसे। लेकिन अमेरिका का साउथ चाइना सी में युद्ध अभ्यास करना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि चीन ने ऐसा करने से रोका। ताइवान की राष्ट्रपति और अमेरिकी संसद के स्पीकर मैकार्थी की मुलाकात से तो वो पूरा जल भुन गया और उसने केवल 3 दिन का युद्ध अभ्यास ही नहीं किया, बल्कि अमेरिका के चक्कर में पड़े ताइवान की बर्बादी का एनिमेटेड वीडियो भी जारी कर दिया, जिसे देखकर पता चल गया कि ये वीडियो उसने अमेरिका को धमकाने के लिए बनाया, क्योंकि वीडियो में दिखा कि ताइवान पर चारों तरफ से मिसाइलों से हमला होगा, जिसके बाद उसका नाम दुनिया के नक्शे से मिट सकता है, क्योंकि चीन के पास हजारों किलोमीटर दूर तक दुश्मन को तबाह करने वाली मिसाइलें हैं, जिनमें DF-17 मिसाइल का नाम सबसे ऊपर है। और अगर चीन ने यह मिसाइल छोड़ दी तो ताइवान तो क्या, अमेरिका के कई हिस्से जल उठेंगे। मतलब चीन का एनिमेटेड वीडियो ताइवान और अमेरिका दोनों को डराने के लिए जारी किया गया। वीडियो से पता चलता है कि ताइवान पर चीन के फुजान प्रांत से हमला किया जाएगा, जो ताइवान से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है, और अगर चीन ने फुजान प्रांत से मिसाइलें दागी तो ताइवान का वैसा ही हश्र होगा जैसा वीडियो में दिखा। यही नहीं, खबर है कि चीन ने ताइवान के आसपास की हवाई सीमा को नो फ्लाई जोन बना दिया है, यानी अगर किसी देश का विमान वहां से गुजरा तो उसे मार गिराया जाएगा। ये खबर चीन के ही कुछ अधिकारियों ने नाम छिपाने की शर्त पर दी, जिसके बाद तो यह पक्का हो गया कि चीन और ताइवान किसी भी वक्त जंग शुरू करने वाले हैं, जिसमें अमेरिका का कूदना भी पक्का है, क्योंकि ताइवान के नाम पर होने वाली यह जंग अमेरिका और चीन की जंग में बदल चुकी है। ताइवान के आसपास की हवाई सीमा को नो फ्लाई जोन बनाने की खबर तो जंगल में आग की तरह फैली।
जिसके बाद अमेरिका हरकत में आ गया। हालांकि चीन ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की और नो फ्लाई जोन की खबरों से मुकर गया। 关于你提到的第一个问题，我不了解相关的情况，你可以向主管的部门来询。 लेकिन चीन और ताइवान के मामले देखने वाले उसके अधिकारी अमेरिका पर भड़कना नहीं भूले। 当局勾连外部势力，谋独挑衅，是台海和平稳定的最大威胁。 यानी अमेरिका और चीन तैयार हैं, जंग बस शुरू ही होने वाली है। अमेरिका के हजारों सैनिकों और जंगी जहाजों का कभी भी चीन की नौसेना से सामना हो सकता है, क्योंकि वो आसपास मंडरा रहे हैं और जैसे ही वो आमने सामने आएंगे, इंडो पैसिफिक रीजन में जंग शुरू हो जाएगी और समंदर जल उठेगा। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया ने हाल ही में लीक हुए अमेरिकी दस्तावेज के हवाले से यह दावा किया कि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सीक्रेट टेस्ट किया है। यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई जब चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है, जिसके बाद अमेरिका और चीन के बीच जंग तय मानी जा रही है, क्योंकि जैसे ही चीन ताइवान पर हमला करेगा, अमेरिका उसके बचाव में कूद पड़ेगा और तब ऐसा महायुद्ध छिड़ेगा जो रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से भी ज्यादा खतरनाक होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों के पास न सिर्फ दुनिया के सबसे घातक हथियार हैं, बल्कि परमाणु हथियारों का जखीरा भी मौजूद है। इस बीच हाल ही में लीक हुए अमेरिकी दस्तावेज के सामने आने के बाद दोनों देशों में जंग की आशंका बढ़ गई, क्योंकि दस्तावेज के मुताबिक चीन को यकीन है कि अमेरिका से उसका युद्ध होकर रहेगा। इसीलिए चीन ने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल का सीक्रेट टेस्ट किया जो अमेरिका को भी निशाना बना सकती है। और ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक चीन ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण इसी साल 25 फरवरी को किया था। इसका नाम DF-27 है और इसे चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल बताया जा रहा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चीन की यह हाइपरसोनिक मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर मौजूद अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आसानी से तबाह कर सकती है। DF-27 नाम की इस मिसाइल की रेंज 14,000 किलोमीटर है और इसकी रफ्तार 10,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। दावा है कि इस मिसाइल से चीन बैठे बैठे अमेरिका में हमला कर सकता है, यानी चीन इस फिराक में है कि अमेरिका ताइवान की मदद करने से पहले ही बर्बाद हो जाए। उसने हाल ही में मिलिट्री ड्रिल कर अमेरिका को अपने तेवर दिखा दिए थे। इतना ही नहीं, उसने अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की सख्त हिदायत भी दी, क्योंकि चीन का गुस्सा इस बात पर है कि अमेरिका ताइवान के बचाव में खड़ा है। अमेरिका की वजह से ही चीन ताइवान को हड़पने का सपना पूरा नहीं कर पा रहा और इसीलिए वो अमेरिका के खिलाफ अपनी ताकत मजबूत करने में जुटा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल DF-27 के अलावा पिछले महीने नया युद्धपोत भी लॉन्च किया। हालांकि चीन के पास पहले से ही कई युद्धपोत हैं, जिनमें से ज्यादातर की तैनाती उसने ताइवान को घेरने में कर रखी है। इसके साथ ही चीन के एक रॉकेट लॉन्च करने की भी जानकारी दी गई, यानी चीन महायुद्ध की तैयारी में जी जान से जुटा है। हालांकि अमेरिका ने भी चीन को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। उसके कई युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में तैनात हैं। इसके अलावा ताइवान तो एक तरह से उसका मिलिट्री बेस ही है, जहां पहले से ही उसके कई लड़ाकू विमान और मिसाइलें मौजूद हैं। उधर अमेरिका चीन के जंगी जहाजों को तबाह करने वाली मिसाइलें बनाने की तैयारी में है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका की नौसेना करेगी, जिन्हें ताइवान में तैनात करने की योजना है, ताकि चीन के बढ़ते खतरे से निपटा जा सके। क्योंकि चीन ने जिस तरह ताइवान की सीमा में घुसकर अपने लड़ाकू विमानों के साथ साथ जंगी जहाजों का दम दिखाया, उससे साफ है कि वो कभी भी हमला कर सकता है। वो भी इस बार शी जिनपिंग के इरादे बेहद खतरनाक लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के आंख दिखाने के बावजूद अपने कई जंगी जहाजों को ताइवान के नजदीक तैनात कर रखा है। इसी वजह से अब अमेरिका ऐसी मिसाइल बनाने में जुटा है जो पलक झपकते ही चीन के इन जंगी जहाजों को तबाह कर देगी। इसे लंबे वक्त तक अमेरिकी सेना का हिस्सा रही हार्पून मिसाइल का ही नया वर्जन बताया जा रहा है। बाइडेन ने इसे बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को आदेश भी दे दिया है, क्योंकि ताइवान के मुद्दे पर कभी भी उसे चीन से भिड़ना पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका चीन से निपटने के लिए अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में जुटा है और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी एंटी शिप मिसाइलें ही हैं, क्योंकि ताइवान को घेरने के लिए चीन ने उसके आसपास अपने कई जंगी जहाज उतारे हुए हैं। उन्हें तबाह करने के लिए अमेरिका को बड़े पैमाने पर हवा से अटैक करने वाली मिसाइलों की सख्त जरूरत है। इसीलिए अमेरिका एंटी शिप मिसाइल हार्पून के नए वर्जन को बनाने में तेजी से जुटा है। अमेरिका इसे अपने घातक लड़ाकू विमान F-35 में फिट करेगा, जो स्टेल्थ तकनीक से लैस है। मतलब उसका ये फाइटर जेट दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। यानी अमेरिका चीन पर ऐसा हमला करना चाहता है जिसे शी जिनपिंग की सेना चाहकर भी न रोक पाए। इधर महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर आई है। देश में रिटेल महंगाई दर मार्च में घटकर 6% से नीचे पहुंच गई, जो पिछले 15 महीने का सबसे निचला स्तर है। मार्च से पहले यानी फरवरी में रिटेल महंगाई दर 6.44% थी, जो मार्च में घटकर 5.66% रह गई और इसने आरबीआई के लक्ष्य को भी पूरा कर लिया, क्योंकि आरबीआई ने रिटेल महंगाई दर को 2 से 6% के बीच रखने का लक्ष्य तय किया था। उधर म्यांमार की सेना ने अपने ही लोगों पर लड़ाकू विमान से बम बरसाए, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह हमला तब किया गया जब बड़ी संख्या में लोग विद्रोही गुट पीडीएफ यानी पीपल्स डिफेंस फोर्स की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। तभी म्यांमार की सेना ने वहां एयर स्ट्राइक कर दी। लड़ाकू विमानों से लोगों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए गए और जब लोग जान बचाकर भागने लगे तो उन पर हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाई गईं। इस हवाई हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।
यह हमला सगाइंग प्रांत में हुआ, जो म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से 110 किलोमीटर दूर है। हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। कार्यक्रम वाली जगह से धुआं निकलता दिखाई दिया। बम की चपेट में आने से वहां खड़ी कई मोटरसाइकिलें जली नजर आईं। असल में 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने ऑंग सान सूची की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और तभी से म्यांमार की सेना के खिलाफ विद्रोही गुटों ने मोर्चा खोल रखा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब म्यांमार की सेना विद्रोही गुटों का सामना करने में जमीन पर कमजोर पड़ने लगी तो उसने हवाई हमलों का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिनमें अब तक 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन सगाइंग प्रांत में किया गया यह हमला सबसे बड़ा बताया जा रहा है। म्यांमार की सेना की यह एयर स्ट्राइक तब हुई जब वहां के एक इलाके में पीडीएफ यानी पीपल्स डिफेंस फोर्स के एक दफ्तर का उद्घाटन किया जा रहा था। पीडीएफ एक विद्रोही गुट है जो म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ अभियान चला रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि हमले के वक्त वहां 300 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिन पर म्यांमार की सेना ने लड़ाकू विमानों से बम गिराने शुरू कर दिए। इसके बाद लड़ाकू हेलीकॉप्टर से 20 मिनट तक लोगों पर फायरिंग की गई और आसमान से अचानक हुई बमबारी की वजह से वहां भगदड़ मच गई। देखते ही देखते वहां शवों का ढेर लग गया। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। म्यांमार की सेना की तरफ से किए गए इस हमले की यूएन ने भी निंदा की और हमले को परेशान करने वाला बताया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक म्यांमार में विद्रोही गुटों ने एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिससे वहां की सेना बौखलाई हुई है और विद्रोही गुटों को खत्म करने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रही है। यही नहीं, म्यांमार की सेना आम लोगों को भी निशाना बनाने से पीछे नहीं हट रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीने में वहां इस तरह की 135 घटनाएं हो चुकी हैं और पिछले साल सिर्फ हवाई हमलों में 460 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिमी मीडिया का यह भी दावा है कि म्यांमार की सेना लोगों को मारने के लिए जिन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है वो रूस और चीन के हैं। इधर देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोविशील्ड वैक्सीन बनाने का काम फिर शुरू हो गया, जिसकी जानकारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने दी। उन्होंने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ने फिर से कोविशील्ड वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया, जो 90 दिनों में 60 से 70 लाख खुराक मुहैया कराएगा। वहीं फिर से बढ़ते कोरोना के बीच उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और बूस्टर डोज लेने की अपील की। उधर रूस के हमले के खौफ में जी रहे यूक्रेन के पड़ोसी मोल्दोवा ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि रूस ने कई बार ये संकेत दिए हैं कि यूक्रेन के बाद उसका अगला निशाना मोल्दोवा है और मोल्दोवा पर रूस के इस गुस्से की वजह भी है, क्योंकि छोटा सा देश मोल्दोवा रूस के सामने सीना तान कर खड़ा है। जंग शुरू होने के बाद से ही वो यूक्रेन के साथ है। इतना ही नहीं, नेटो का सदस्य नहीं होने के बाद भी वो सालों से उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। जबकि कुछ रोज पहले ही वहां की राष्ट्रपति ने नेटो में शामिल होने की इच्छा भी जाहिर की थी। और इसी बात ने रूस को बुरी तरह भड़का दिया, क्योंकि यूक्रेन ने भी नेटो में शामिल होने की जिद की थी। माना जाता है कि इसी वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया और अब उसके निशाने पर मोल्दोवा भी आ सकता है, जिससे निपटने के लिए मोल्दोवा में तैयारियां भी शुरू कर दी गई। वहां से आए एक वीडियो में उसकी सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक इलाके से गुजरती दिखाई दी, जो रूस के हमले से बचाव के लिए तैयारियों में जुट गई, क्योंकि मोल्दोवा को भी मालूम है कि देर सवेर वो पुतिन के गुस्से का शिकार बन सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन का यह पड़ोसी भी उसी की राह पर चल पड़ा है और नेटो जैसे एक बड़े संगठन का हिस्सा बनना चाहता है, ताकि रूस की रोज रोज की धमकियों से छुटकारा पाया जा सके। लेकिन उसकी ये चाहत ही उसके लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। रूस के विदेश मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मोल्दोवा अगला यूक्रेन हो सकता है, यानी अगर वो नेटो में शामिल होने की सोचेगा तो रूस उस पर भी मौत बरसा देगा। और उनके बयान ने मोल्दोवा के माथे पर पसीना ला दिया था। इसके साथ ही उसका डर इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी इलाके में मजबूत होती जा रही है और यूक्रेन के उसी हिस्से से मोल्दोवा की सीमाएं लगती हैं। रूस के कब्जे वाला मारियोपोल तो वहां से 700 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। मतलब यह कि रूस जब चाहे तब मोल्दोवा को मिसाइलों से निशाना बना सकता है। इसी वजह से मोल्दोवा ने अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी और उसकी सेना ने मिलिट्री ड्रिल करके जंग की अपनी तैयारियों को परखा। हालांकि मोल्दोवा की यह तैयारी उसी के एक हिस्से ट्रांसनिस्ट्रिया को पसंद नहीं आई, क्योंकि वहां रूस का समर्थन करने वाले अलगाववादियों का राज है। यूक्रेन और मोल्दोवा के बीच मौजूद ट्रांसनिस्ट्रिया के जरिए रूस ने पहले से ही मोल्दोवा की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि रूस के समर्थन की वजह से ही ट्रांसनिस्ट्रिया में मौजूद अलगाववादी मोल्दोवा को आंखें दिखाते रहते हैं। और एक बार फिर उन्होंने मोल्दोवा की मिलिट्री ड्रिल को तनाव बढ़ाने वाला बता दिया। अलगाववादियों के मुताबिक मोल्दोवा सैन्य अभ्यास करके उकसाने वाला काम कर रहा है। इस धमकी को देखें तो आने वाले दिनों में मोल्दोवा पर खतरा और बढ़ सकता है। इधर दिल्ली के सादिक नगर इलाके के द इंडियन स्कूल में बम होने की खबर से हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्कूल को खाली कराया गया। हालांकि वहां बम होने की खबर महज अफवाह निकली, लेकिन पहले बम होने की खबर से वहां अफरा तफरी मच गई। सभी को फौरन बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद बॉम्ब स्क्वाड ने वहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी पहुंचा है और उसके बाद छानबीन भी की गई है। पुलिस ने तलाशी पूरी होने पर इस खबर को फर्जी बताया। सारा कुछ हमने चेक कराया। पुलिस के मुताबिक पहले भी इस स्कूल को धमकी भरी ईमेल आई थी, जिसे जर्मनी के सर्वर से भेजा गया था।
इस बीच पटना एयरपोर्ट पर बम की खबर अफवाह निकली। पुलिस के मुताबिक फोन के जरिए एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसकी जानकारी मिलते ही बॉम्ब स्क्वाड वहां पहुंच गया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बम होने की सूचना की खबर के बाद यहां पर पटना एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा है। पुलिस ने इस मामले में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। उधर आर्मेनिया और अजरबैजान एक बार फिर भिड़ गए। इस बार भी लड़ाई नगोर्नो कराबाख के लिए हुई है। दोनों पड़ोसियों की सेनाओं ने नगोर्नो कराबाख के पास एक दूसरे पर जबरदस्त गोलीबारी की है, जिसमें 7 सैनिकों की मौत हो गई है। आर्मेनिया ने अपने 4 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है, वहीं अजरबैजान ने अपने 3 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन दोनों में कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। और आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे पर हमले की शुरुआत करने का आरोप लगा रहे हैं। आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान ने नगोर्नो कराबाख के पास काम कर रहे उसके सैनिकों पर फायरिंग की, जिसके बाद उसने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन अजरबैजान का दावा बिल्कुल उलट है। वो कह रहा है कि आर्मेनिया की फौज ने उसके सैनिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। जिस नागोर्नो कराबाख इलाके के पास अजरबैजान और आर्मेनिया एक दूसरे पर टूटे, वो जमीन का ऐसा टुकड़ा है जिसके लिए दोनों देश आज से नहीं बल्कि बीते 35 साल से लड़ मर रहे हैं। नागोर्नो कराबाख का इलाका अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है, लेकिन वहां आधी से ज्यादा आबादी आर्मेनियाई मूल के लोगों की है और उन लोगों के साथ आर्मेनिया की सरकार खड़ी है। और यही बात आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान में पूरे फसाद की जड़ है। इसलिए नगोर्नो कराबाख के लिए दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। इसी वजह से 2020 में दोनों ने 6 हफ्तों तक एक दूसरे पर तोप गोले और बम बरसाए थे। लड़ाई में 6,500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पिछले साल सितंबर में आर्मेनिया और अजरबैजान नगोर्नो कराबाख के लिए फिर लड़ पड़े और इस बार भी नगोर्नो कराबाख के पास दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे पर गोली चला दी। आर्मेनिया ने दावा किया कि उसके दक्षिण में मौजूद स्यूनिक प्रांत में तैनात सैनिकों पर अजरबैजान ने हमला किया। स्यूनिक प्रांत लाचिन कॉरिडोर के पास है और लाचिन कॉरिडोर नगोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से लिंक करने वाला इकलौता रास्ता है। लाचिन कॉरिडोर अजरबैजान से भी गुजरता है और बीते दिसंबर से उस पर अजरबैजान के लोगों ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है। इसलिए आर्मेनिया भड़का हुआ है। उसका आरोप है कि लाचिन कॉरिडोर बंद होने से आर्मेनिया से नगोर्नो कराबाख तक खाने पीने का सामान नहीं पहुंच पा रहा। इसी वजह से उसके और अजरबैजान के बीच हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं और दोनों के बीच ताजा लड़ाई उसी का नतीजा है। लेकिन इस लड़ाई ने यूक्रेन में फंसे पुतिन के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा थे, यानी दोनों रूस के पुराने साथी हैं। 2020 में पुतिन ने ही दोनों की लड़ाई रुकवाई थी। अपने पुराने साथियों की सुलह करवाकर रूस यूक्रेन पर फोकस कर रहा है। लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान दोबारा लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं। रूस के लिए ये बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि अगर उसने दोनों को शांत नहीं कराया तो यूक्रेन की तरह वो भी कल को अमेरिका के पाले में जा सकते हैं। अमेरिका पहले ही आर्मेनिया को अपनी तरफ करता दिख रहा है और अगर पुतिन का यूक्रेन से ध्यान भटका तो अमेरिका और नेटो वहां रूस को पछाड़ सकते हैं। इधर नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव की बेटी रागिनी यादव से ईडी ने पूछताछ की। इसके लिए उन्हें दिल्ली से ईडी के दफ्तर बुलाया गया, जहां ईडी के अफसरों ने उनका बयान दर्ज किया। नौकरी के बदले जमीन मामले में रागिनी यादव भी आरोपी हैं। एक दिन पहले इसी मामले में ईडी ने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव से पूछताछ की। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए जमीन के बदले कई लोगों को रेलवे में नौकरियां दी थी। और इस बीच अमेरिका के मीडिया ने लीक हुए दस्तावेज के हवाले से यह दावा किया कि इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सीक्रेट सर्विस मोसाद ने भी मोर्चा खोल दिया है। इजरायल में न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ लगातार कई दिनों तक जोरदार प्रदर्शन हुए थे और इस दौरान वहां के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का विरोध कर रहे थे, जिस वजह से इजरायल में न्यायिक सुधार बिल पर गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। इस बीच अमेरिका के मीडिया ने हाल ही में लीक हुए अमेरिकी दस्तावेज के हवाले से चौंकाने वाला दावा किया। कहा गया कि इन प्रदर्शनों को इजरायल की सीक्रेट सर्विस मोसाद ने भी हवा दी। मोसाद ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और उसी की बदौलत ये आंदोलन इतना बड़ा हो पाया। यानी इजरायल के हजारों लोगों की तरह मोसाद भी इस बिल के खिलाफ था। इससे पहले वहां की सेना के जवानों को लेकर भी इसी तरह की खबरें सामने आई थीं। और दावा किया गया था कि इजरायल की सेना के कई जवान भी सरकार से सहमत नहीं थे। उन्होंने एक मिलिट्री ड्रिल में शामिल न होकर अपनी राय जाहिर भी की थी। हालांकि बाद में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने इस बिल को संसद के अगले सत्र के लिए टाल दिया था। इस विवादास्पद बिल में इजरायली संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने का अधिकार देने और जजों की नियुक्ति में सरकार की मंजूरी की बात कही गई थी। वहीं अमेरिकी मीडिया के इस दावे को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने खारिज कर दिया। हाल में जो अमेरिकी दस्तावेज लीक हुआ था उसमें यूक्रेन युद्ध से लेकर दुनिया के कई दूसरे मुद्दों पर अमेरिका ने रणनीति बनाई थी। यही वजह है कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन इसकी जांच में जुटा है। इधर कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही वहां पार्टी में उठापटक शुरू हो गई। एक रोज पहले ही बीजेपी ने 189 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें 52 नए चेहरों को जगह दी गई।
लेकिन पहली लिस्ट आते ही वहां कई बीजेपी नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। बेंगलुरु में बीजेपी नेता एनआर रमेश के समर्थक उनके घर के बाहर जमा हो गए। एनआर रमेश का नाम बीजेपी की पहली लिस्ट में नहीं है और इसी वजह से उनके समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी तरह पहली लिस्ट में नाम नहीं होने से नाराज पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने तो बीजेपी छोड़ने का ही ऐलान कर दिया। लिस्ट आने के बाद समर्थकों के बीच मौजूद लक्ष्मण सावदी के भावुक होने का एक वीडियो भी सामने आया, जो बेलगावी की अतनी सीट से 3 बार विधायक रहे हैं। हालांकि पिछली बार वो हार गए थे, लेकिन उनको इस बार अतनी सीट से ही टिकट की उम्मीद थी। लेकिन बीजेपी ने इस सीट पर दूसरे उम्मीदवार को खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से लक्ष्मण सावदी ने पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। उनके अलावा कर्नाटक में बीजेपी के एक और बड़े चेहरे जगदीश शेट्टार की नाराजगी की भी खबरें हैं, क्योंकि उनका नाम भी बीजेपी की पहली लिस्ट से गायब है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो भी पार्टी से नाराज हैं। येडियुरप्पा के करीबी माने जाने वाले जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ मध्य से बीजेपी विधायक हैं। येडियुरप्पा के बाद वो लिंगायत समुदाय के दूसरे बड़े नेता माने जाते हैं और राज्य में समुदाय के करीब 17% वोटर हैं। 2012 से 2013 तक वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट में इस बड़े चेहरे का नाम नहीं है। हालांकि शेट्टार की नाराजगी की खबरों के बीच ही उन्हें दिल्ली बुला लिया गया और दिल्ली पहुंचने के बाद जगदीश शेट्टार ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ये दावा किया कि वो कर्नाटक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। I am going to contest election and last 6 consecutive election. इस बीच बेंगलुरु में कांग्रेस की नेता डॉक्टर राजनंदिनी बीजेपी में शामिल हो गई। वो कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज थी और इसीलिए उन्होंने बीजेपी में आने का फैसला किया। डॉक्टर राजनंदिनी ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। I think I would like to work with this party. I'm a worker. बीजेपी में शामिल हुई डॉक्टर राजनंदिनी कर्नाटक के पूर्व विधानसभा स्पीकर कागड़ू तिम्मप्पा की बेटी हैं। उधर अमेरिका ने अपने कुछ सहयोगी देशों के साथ परमाणु हथियारों की ताकत बढ़ाने के लिए सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया, जिसमें यूके के सैनिक भी शामिल हुए। इस युद्ध अभ्यास के जरिए अमेरिका अपने परमाणु हथियारों की ताकत को परख रहा है, क्योंकि बीते कुछ महीनों में उसके रिश्ते कई देशों से खराब हुए हैं। ऐसे में अमेरिका अपनी सेना को हर तरीके से मजबूत करना चाहता है। इस मिलिट्री ड्रिल में अमेरिकी वायुसेना आसमान से बमों की बारिश कर दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास कर रही है। हालांकि अमेरिका ने साफ किया कि इस सैन्य अभ्यास का मकसद किसी भी देश को धमकाने का नहीं, बल्कि अमेरिकी फौज को परमाणु हथियारों से हमले करने की ट्रेनिंग देना है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिसके साथ ही राजस्थान को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली। ये ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत मदद करेगी। वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई नेता मौजूद रहे। ये ट्रेन अजमेर से जयपुर होते हुए दिल्ली कैंट तक जाएगी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि प्रतिबंधित मिसाइल ईंधन हासिल करने के लिए ईरान, चीन और रूस से सीक्रेट डील करने में जुट गया। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईंधन मिलने के बाद ईरान घातक मिसाइलों के साथ हजारों की संख्या में रॉकेट बनाएगा, जिन्हें वो रूस को सप्लाई करेगा। हालांकि ईरान ने पहले से ही पुतिन के लिए अपने हथियारों का खजाना खोल रखा है। वो रूस को आत्मघाती ड्रोन से लेकर जुल्फकार जैसी ताकतवर मिसाइलों की सप्लाई कर रहा है। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान ने रूस और चीन से प्रतिबंधित मिसाइल ईंधन हासिल करने के लिए बातचीत शुरू की है। और अगर ईरान ने ईंधन हासिल कर लिया तो वो बड़ी संख्या में जुल्फकार मिसाइलें बनाएगा, जो 700 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को ढेर करने की ताकत रखती हैं। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि रूस के हथियारों के गोदाम खाली हो चुके हैं और उसके पास मिसाइलों की भारी कमी है। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि पुतिन ईरान को प्रतिबंधित मिसाइल ईंधन की सप्लाई जल्द शुरू कर सकते हैं। इधर बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में हुई गोलीबारी को पुलिस ने आतंकी घटना मानने से इनकार कर दिया। पंजाब के बठिंडा में सुबह करीब 4:30 बजे मिलिट्री स्टेशन गोलीबारी की आवाज से थर्रा उठा। इस फायरिंग में सेना के 4 जवानों की जान चली गई, जबकि एक जवान किसी तरह जान बचाने में कामयाब हो गया। जिस बैरक में गोलीबारी हुई वहां 5 जवानों के होने की खबर है, लेकिन अचानक हुई गोलीबारी में 4 जवानों की जान चली गई। खबर है कि गोली चलाने वाले की पहचान हो चुकी है, लेकिन पुलिस इसे आतंकी घटना नहीं मान रही। ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, लेकिन जितनी की इन्फॉर्मेशन ਸਾਡੇ ਕੋਲ आई है कि ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ क्लियर हो रहा है दिस इज नॉट अ टेररिस्ट एक्ट। सूत्रों के मुताबिक 9 अप्रैल को एक इंसास राइफल और करीब 28 गोलियां गायब होने की शिकायत की गई थी। दावा यह है कि उसी राइफल का इस्तेमाल गोलीबारी में किया गया था। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने एक सनसनीखेज दावा किया कि अमेरिका ने ही जेलेंस्की की जासूसी करवाई। ये दावा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की लीक हुई एक खुफिया रिपोर्ट के आधार पर किया गया, जिसके बाद पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई, क्योंकि किसी को भी भरोसा नहीं हुआ कि खुद को जेलेंस्की का सबसे बड़ा मददगार बताने वाले बाइडेन ऐसा करेंगे। जंग की शुरुआत से ही पुतिन को हराने के लिए बाइडेन ने हर मौके पर जेलेंस्की का साथ दिया।
रूस की सेना से मुकाबले के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार दिए। अमेरिका की ही अगुवाई में यूरोप के देश एक साल से ज्यादा वक्त से जंग में जेलेंस्की के साथ खड़े हैं। लेकिन अब खबर आई कि अमेरिका ने ही जेलेंस्की की जासूसी करवाई, और ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि खुद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की लीक हुई एक रिपोर्ट के हवाले से आई। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक पेंटागन की कई खुफिया फाइल पिछले हफ्ते लीक हो गई, जिनमें कई रिपोर्ट के हिस्से CNN के हाथ भी लगे, और उन्हीं में एक रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई कि अमेरिका यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जासूसी करवा रहा था। खबर के मुताबिक अमेरिका जंग से जुड़े जेलेंस्की के हर कदम पर नजर रख रहा था, ताकि वो ये जान सके कि रूस से मुकाबले के लिए जेलेंस्की क्या कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका को जेलेंस्की पर भरोसा ही नहीं है। जंग के एक साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की है, जबकि अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने उसके लिए हथियारों का खजाना खोल दिया। जेलेंस्की ने जब भी किसी चीज के लिए गुहार लगाई, तुरंत उनकी मुराद पूरी हुई। लेकिन कहा जा रहा है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी जेलेंस्की के भरोसे बैठे अमेरिका को कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली, और न ही जंग के बीच कभी भी ऐसा लगा कि जेलेंस्की ने पुतिन को परेशान कर दिया हो। और इसी वजह से माना जा रहा है कि अमेरिका ने जेलेंस्की पर नजर रखने का फैसला किया। CNN के मुताबिक इसके लिए अमेरिका ने जेलेंस्की और उनके अधिकारियों की बातचीत को इंटरसेप्ट करने की तैयारी शुरू कर दी, जिससे उसे हर वक्त इस बात का पता चलता रहे कि जंग को लेकर जेलेंस्की का अगला कदम क्या होने वाला है। खबर के मुताबिक अमेरिका ने जेलेंस्की और उनके अधिकारियों के बीच हुई बातचीत को कई बार सुना। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका भी बैकफुट पर दिखाई दिया, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने उसकी पोल खुल चुकी थी। इसीलिए जेलेंस्की की जासूसी की खबर सामने आते ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक्टिव हो गए। उन्होंने तुरंत यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात की। इसके साथ ही अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भी यूक्रेन के रक्षा मंत्री को फोन लगा दिया। हालांकि जेलेंस्की की जासूसी पर यूक्रेन को अमेरिका ने क्या समझाया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे जेलेंस्की का बाइडेन पर भरोसा डगमगा सकता है। इधर जम्मू कश्मीर और बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई, जबकि बिहार में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और बिहार के अररिया में धरती हिलने से लोग घरों से बाहर आ गए। दोनों राज्यों में जमीन के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप आया। हालांकि वहां आए भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमूत में जारी जंग में पुतिन के करीबी कादिरव के लड़ाके जेलेंस्की से मिल गए। इसी वजह से पुतिन की सेना को बखमूत में जीत हासिल नहीं हो सकी, क्योंकि पुतिन के करीबी और चेचन कमांडर कादिरव के लड़ाकों ने पाला बदल लिया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कादिरव के करीब 1000 लड़ाके इन दिनों बखमूत में जेलेंस्की की सेना का साथ दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन लड़ाकों के मन में पुतिन के खिलाफ नफरत भरी हुई है, इसीलिए वो रूसी सैनिकों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कादिरव के ज्यादातर लड़ाकों को 90 के दशक का वो दौर याद आ गया जब रूसी सेना चेचनिया में उन पर जुल्म ढा रही थी। कहा जाता है कि उस वक्त रूसी सेना ने वहां चेचन लड़ाकों समेत 80,000 लोगों की हत्या की थी, और उन्हीं घटनाओं ने कादिरव के लड़ाकों का मन बदल दिया है। इस बीच 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की दिशा में दिल्ली में एक अहम बैठक हुई, जो क्रेडिट लेने की होड़ के साथ खत्म हो गई। ये बैठक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई, जिसमें कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के नेता शामिल हुए, और इन पार्टियों ने मिलकर विपक्ष को एकजुट करने पर लंबी चर्चा की। पोजीशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी भी दिखे, लेकिन जेडीयू ने एक ऐसा ट्वीट किया जिससे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों की हवा निकल गई। जेडीयू ने ट्वीट में नीतीश कुमार को विपक्षी एकता का सूत्रपात लिख दिया। साफ हो गया कि विपक्ष के एकजुट होने से पहले ही क्रेडिट की होड़ शुरू हो गई है। नीतीश ने तो दावा भी किया कि इस बार विपक्ष के बहुत सारे दल एकजुट हो जाएंगे। जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ, उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो। माना जा रहा है कि विपक्षी नेताओं की बहुत जल्द दिल्ली में एक बड़ी बैठक होगी। उधर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में दरार की बात पहली बार एनसीपी और कांग्रेस ने कैमरे पर कबूल की। महाविकास अघाड़ी में इन दोनों दलों के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी शामिल है, जिनमें मतभेद की बात खुलकर शरद पवार ने कह दी, जो 2024 चुनाव से पहले बीजेपी को घेरने में जुटे विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। महाविकास अघाड़ी में दरार पड़ने की शुरुआत तब हुई जब राहुल गांधी ने सावरकर पर विवादास्पद बयान दे दिया था। उनके बयान के बाद उद्धव ठाकरे भड़क गए थे। इसके अलावा अदानी मामले पर तीनों पार्टियों के बीच एक राय नहीं दिखी, क्योंकि कांग्रेस जेपीसी बनाए जाने की मांग पर अड़ी है, लेकिन एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार इसके पक्ष में नहीं है। काही प्रश्न वेगळी होत असली त्या सगळ्यांनी एका विचाराने काम करावं। कांग्रेस ने भी ये माना कि तीनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सारे मुद्दे पे हमारी आम राय हो तो हम एक ही पार्टी रहेंगे। कुछ मुद्दे हैं जिसमें हमारे विचार अलग है। इन सबके बीच एनसीपी नेता अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंच गए। इस बीच कोलकाता में पहली बार पानी के अंदर मेट्रो चलाई गई। वहां गंगा नदी के नीचे टनल बनाई गई और उसी टनल में मेट्रो चलाकर उसका परीक्षण किया गया। ये देश की पहली सुरंग है जो नदी के नीचे बनाई गई। ये टनल कोलकाता को हावड़ा से जोड़ती है।
उधर यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में घुसने के बाद दुनिया भर में अलग थलग पड़े इजरायल के तेवर नरम पड़ गए। उसने अगले 10 दिन यानी रमजान का महीना खत्म होने तक यहूदियों की मस्जिद परिसर में जाने पर रोक लगा दी, ताकि इजरायल और उसके कब्जे वाले इलाकों में भड़की हिंसा पर पानी डाला जा सके। पिछले हफ्ते लगातार 2 रात इजरायल की पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में घुसकर सैकड़ों फिलिस्तीनियों को पीटा था और गिरफ्तार भी कर लिया था। इजरायल के इस एक्शन के बाद उस पर चौतरफा हमले शुरू हो गए थे। बदला लेने के लिए गाजा पट्टी से फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने उस पर रॉकेट छोड़े, तो उत्तर में लेबनान से भी इजरायल पर हवाई हमले हुए। यहाँ तक कि इजरायल के पड़ोसी सीरिया से भी उस पर रॉकेट दागे गए। हालांकि इजरायल ने जवाबी वार करने का दावा किया, लेकिन अल अक्सा मस्जिद पर उसकी कार्रवाई ने मुस्लिम देशों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। फ्रांस और यूरोपियन यूनियन भी इजरायल पर भड़क गए। यहां तक कि इजरायल के दोस्त अमेरिका ने भी उसे संभलने को कहा। और जिस तुर्की से इजरायल के रिश्ते हाल ही में ठीक होने शुरू हुए थे, उसने भी ईरान के साथ मिलकर इजरायल को सबक सिखाने की कसम खा ली। इसी वजह से इजरायल ने यहूदियों पर अगले 10 दिन तक टेंपल माउंट जाने पर बैन लगा दिया। अल अक्सा मस्जिद मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है, लेकिन मुसलमान जिसे अल अक्सा मस्जिद कहते हैं, उसी जगह को यहूदी अपना सबसे पवित्र धार्मिक स्थल टेंपल माउंट मानते हैं। बीते हफ्ते उनका त्योहार पासओवर शुरू हुआ था। ऐसे में यहूदी बड़ी तादाद में टेंपल माउंट जाने वाले थे, मगर इजरायल ने आरोप लगाया कि उन्हें वहां घुसने से रोकने के लिए फिलिस्तीनी पटाखे और पत्थर लेकर अल अक्सा मस्जिद में जुटे थे, इसलिए उसने ये कार्रवाई की थी। इधर भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई। आरोपी संजय सिंह को पुलिस ने वाराणसी से गिरफ्तार किया और उन पर आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है और वो उनकी मौत के बाद से ही फरार थे। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी भोजपुरी गायक समर सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 5 दिनों की पुलिस रिमांड का आदेश दिया। 5 दिवस का पुलिस कस्टडी रिमांड की जो याचना हमारी थी उसको स्वीकृत किया गया है। इस दौरान जांच के सिलसिले में वाराणसी पुलिस समर सिंह को लेकर महाराष्ट्र भी जाएगी। उधर उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया से तनाव के बीच किम जोंग उन ने सेना के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें किम ने दुश्मनों से निपटने के लिए अपने परमाणु हथियारों को और ज्यादा बढ़ाने की कसम खाई। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया और उसके साथ मिलिट्री ड्रिल करने वाले अमेरिका को उत्तर कोरिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और उन दोनों का मुकाबला करने के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने और युद्ध की तैयारियों पर जोर देने के निर्देश दिए। क्योंकि उत्तर कोरिया की तमाम धमकियों के बावजूद भी अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल नहीं रोकी। दावा है कि किम जोंग उन अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ती करीबी से बेहद परेशान है, इसलिए खौफ बनाने के लिए उन्होंने अमेरिका और दक्षिण कोरिया की ड्रिल के दौरान कई मिसाइलों के परीक्षण भी किए, लेकिन जब उससे भी बात नहीं बनी तो वो युद्ध की तैयारी में जुट गए। इस बीच कंगाल हो चुके पाकिस्तान में स्वीडन ने अचानक अपना दूतावास बंद कर दिया। स्वीडन के इस फैसले से पाकिस्तान की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही महंगाई समेत कई दूसरी समस्याओं से जूझ रहा है। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो पाई के लिए भी तरस रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इन हालात में कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, यानी मुश्किल की इस घड़ी में उसे उबारने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा, और तो और उसके दोस्त भी उससे किनारा करने लगे हैं। इस बीच स्वीडन ने पाकिस्तान में अपने दूतावास को अचानक बंद कर उसकी परेशानी और बढ़ा दी। स्वीडन ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया, जिससे पूरी दुनिया को यह पता चल गया कि पाकिस्तान में रहना अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इन दिनों गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। लोग खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत की वजह से अपनी ही सरकार के खिलाफ पिछले कई दिन से सड़कों पर है, और हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की हालत और खराब होती जा रही है। इसके अलावा वहां लगातार बढ़ रही आतंकी घटनाओं से भी लोग डरे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार के कमजोर पड़ने से वहां आतंकी संगठनों का मन काफी बढ़ चुका है और वो जब चाहे सेना और पुलिस को निशाना बना रहे हैं। इन्हीं वजहों से पूरी दुनिया पाकिस्तान को असुरक्षित देश के तौर पर देखने लगी है, और स्वीडन ने भी इसी सुरक्षा का हवाला देकर अपने दूतावास को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया। हालांकि दोनों देशों के बीच उस वक्त से ही तनाव चल रहा है जब से स्वीडन में कुरान जलाए जाने का मामला सामने आया था। कहा जा रहा है कि इन हालात में स्वीडन ने अपने दूतावास को खोले रखने से हाथ खड़े कर दिए। इधर कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय रेसलर निशा दहिया ने सिल्वर और प्रिया मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। इससे पहले निशा दहिया ने 68 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में जगह बनाने के लिए 2 शानदार जीत हासिल की, लेकिन फाइनल में उन्हें जापान की रेसलर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। जबकि प्रिया मलिक को 76 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार के साथ ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। उधर बखमुत में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जंग और ज्यादा भीषण हो गई। रूसी फौज ने जेलेंस्की के सैनिकों पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे, ताकि किसी भी सूरत में बखमुत को अपनी मुट्ठी में किया जा सके। पुतिन के जवानों ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से देखते ही देखते यूक्रेन की सेना पर रॉकेटों की बारिश कर दी।
रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसके सैनिकों के हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रूस की तरफ से यूक्रेन की फौज पर कहर बरपाने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उसके जवान रॉकेट लॉन्चर से भीषण हमले करते दिखाई दिए। बताया गया कि जंगल में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को पुतिन की फौज ने निशाना बनाया। लेकिन बखमुत में ही यूक्रेन की सेना ने भी रूसी फौज पर जोरदार हमले करने का दावा किया। उसने अपने दावे को सही साबित करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके जवान रूसी सैनिकों को घेर कर उन पर हमले करते दिखाई दिए। उन्होंने खंडहर हो चुके मकानों में छिपे रूस के सैनिकों पर पहले तो बमों से हमले किए और बाद में उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। यूक्रेन का दावा है कि बखमुत में उसके जवान रूसी फौज पर भारी पड़ रहे हैं। बताया गया कि यूक्रेन के हमलों से बचने के लिए बखमुत के कुछ हिस्सों से रूसी सेना और वैगनर ग्रुप को पीछे हटना पड़ा। बखमुत यूक्रेन का वही इलाका है जिसके ज्यादातर हिस्से पर रूस ने कब्जे का दावा किया है, लेकिन अब रूसी सेना इस पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहती है, जबकि यूक्रेन की फौज बखमुत को बचाने के लिए पूरी ताकत से उसका मुकाबला कर रही है। यही वजह है कि अब बखमुत की जंग और ज्यादा भीषण हो गई। इस बीच भारत के रफाल फाइटर जेट फ्रांस में अपना दम दिखाएंगे। वहां एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल चल रही है, जिसमें फ्रांस और नेटो के सदस्य देश अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और इसी सैन्य अभ्यास में शामिल होकर भारत के रफाल फाइटर जेट भी फ्रांस के आसमान में उड़ान भरेंगे। ऐसा पहली बार है जब विदेशी धरती पर भारत के रफाल गरजेंगे। फ्रांस में हो रहे इस सैन्य अभ्यास में दुश्मन को जमीन, आसमान और समंदर में घेर कर उसे ढेर करने का अभ्यास किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास में नेटो देशों के हजारों सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। भारत के रफाल भी इसमें शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रफाल लड़ाकू विमान हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर तैनात किए गए हैं, जहां से ये लड़ाकू विमान फ्रांस के लिए उड़ान भरेंगे। हालांकि ये कब फ्रांस के लिए रवाना होंगे, भारतीय एयरफोर्स की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। इधर शेयर बाजार में लगातार 8वें दिन भी तेजी देखने को मिली। कारोबार में आई तेजी से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए। हालांकि शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, लेकिन बाद में कारोबार के दौरान खरीदारी में तेजी आ गई, जिससे बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 235 अंकों के उछाल के साथ 60,392 पर रहा, जबकि निफ्टी 90 अंकों की बढ़त के साथ 17,812 पर बंद हुआ। उधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों से निपटने के लिए उज्बेकिस्तान में 7 देशों का सम्मेलन होने वाला है, जिसमें चीन, पाकिस्तान और ईरान जैसे देश हिस्सा लेंगे। खबर है कि इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग की कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री को इसका हिस्सा बनने की छूट दी जाए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान के कई नेताओं की विदेश यात्रा पर रोक लगा रखी है, जिनमें अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी का नाम भी शामिल है। चीन, पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों ने मांग की कि उज्बेकिस्तान में होने वाले शिखर सम्मेलन में मुत्तकी को शामिल होने की छूट मिले, क्योंकि जिस मुद्दे पर सम्मेलन है उसका सीधा ताल्लुक अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद से है। क्योंकि अफगानिस्तान में ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने और पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने आतंक मचा रखा है। खबर है कि सम्मेलन में ईरान के रास्ते पाकिस्तान में आतंकियों की घुसपैठ का मुद्दा भी उठ सकता है, क्योंकि आतंकवादियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को उसकी करनी की सजा मिलनी शुरू हो चुकी है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान उसकी सेना को अपनी उंगली पर नचा रहा है। उसे अपने पड़ोसी ईरान से भी आतंकियों की घुसपैठ का शक है, जिसके लिए वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर और पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर नजर रख रहा है। आतंकवादियों की वजह से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से उसके रिश्ते बिगड़ चुके हैं, जबकि तालिबान अफगानिस्तान में ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के आतंकियों से लड़ रहे हैं। और डर है कि इन दोनों देशों की ये समस्या उसके पड़ोसी देशों को परेशान न करने लगे। खबर है कि उज्बेकिस्तान में होने वाले शिखर सम्मेलन में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, क्योंकि आतंकवाद के मामले में अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों का रिकॉर्ड खराब है। हालत यह है कि इस मामले में चीन और ईरान जैसे देश तक इन दोनों पर भरोसा नहीं करते, जबकि चीन वो पहला देश है जो इन दोनों देशों के दोस्तों की लिस्ट में पहले नंबर पर है। माना जा रहा है कि उज्बेकिस्तान में होने वाले शिखर सम्मेलन में चीन, पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान और रूस यही मुद्दा उठाएंगे और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकी खतरों से निपटने पर चर्चा करेंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी में। तालिबान के नए फरमान के बाद संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान छोड़ने के संकेत दिए, क्योंकि तालिबान ने नए फरमान में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करने पर रोक लगा दी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र वहां अपनी मौजूदगी की समीक्षा में जुट गया। इससे कयास लगाया जा रहा है कि वो अफगानिस्तान छोड़ सकता है। ऐसा हुआ तो कामकाज समेत अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन भी बंद हो सकते हैं। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान कैदियों की अदला बदली की गई। यूक्रेन ने रूस के 106 बंदियों को छोड़ा, तो वहीं रूस ने भी यूक्रेन के 100 कैदियों को रिहा किया, जिन्हें बसों में बैठाकर रवाना किया गया। इस दौरान जेल से रिहा हो रहे कैदियों के चेहरे पर घर वापसी की खुशी दिखी। लंबे वक्त से जेल में बंद कई सैनिक तो रिहाई पाकर भावुक हो गए। दोनों देशों के बीच छोड़े गए ये वो बंदी हैं जो बीते 1 साल के युद्ध के दौरान पकड़े गए थे।
इनमें कई गंभीर रूप से बीमार हैं तो कई युद्ध के दौरान घायल हो गए थे। रूस ने जिन कैदियों को रिहा किया उनमें 20 महिलाएं और 80 पुरुष शामिल हैं। Вдалося повернути додому ще 100 захисників і захисниць. मार्च 2022 से रूस के साथ कैदियों की अदला बदली में अब तक 2000 से ज्यादा यूक्रेन के बंदियों को रिहाई मिली है। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। उनके मुताबिक अमेरिका बांग्लादेश को अस्थिर करने की फिराक में है और इसके लिए अमेरिका बांग्लादेश में विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार गिराने का प्लान बना रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के मुताबिक अमेरिका चाहे तो किसी भी देश की सत्ता को पलट सकता है और वो बांग्लादेश में भी इसी फिराक में है। और इसके साथ ही उन्होंने वहां के अखबार प्रथम एलो को भी आड़े हाथ लिया। शेख हसीना का आरोप है कि अमेरिका की शह पर यह अखबार उनकी सरकार के खिलाफ झूठी खबरें लिख रहा है ताकि बांग्लादेश में सरकार का विरोध हो सके। असल में अमेरिका और बांग्लादेश के बीच पिछले कई साल से रिश्ते खराब हैं। रोहिंग्या मुसलमानों की हालत पर अमेरिका कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश को घेर चुका है। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने हाल ही में अपने यहां लोकतंत्र के मुद्दे पर आयोजित एक कार्यक्रम में बांग्लादेश को न्योता तक नहीं दिया, जबकि इस कार्यक्रम में दक्षिण एशिया से भारत, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान शामिल हुए थे, जिसके बाद इन दोनों देशों के बीच तल्खी और बढ़ गई। हालांकि जानकारों का मानना है कि अमेरिका बांग्लादेश में चीन को रोकने के लिए अपनी पसंद की सरकार चाहता है, क्योंकि चीन की नजर बहुत पहले से ही बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर है, जो उसके लिए बेहद अहम है, क्योंकि चीन वहां अपनी नौसेना का अड्डा बनाकर बंगाल की खाड़ी में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। इसीलिए वो बांग्लादेश में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में है। इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 2.5 लाख के इनामी बदमाश आदित्य राणा को पुलिस ने मार गिराया। पुलिस ने बताया कि वो हत्या के आरोप में पिछले साल से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शाहजहांपुर में ये पुलिस हिरासत से भागा था पेशी के दौरान। इस मुठभेड़ में पुलिस के 5 जवान भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने ट्रेन के जरिए ईरान को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई की। यूक्रेन की जंग के बाद से ही ईरान और रूस में नजदीकियां बढ़ी हैं, क्योंकि ईरान ने अपने खतरनाक शाहिद 136 ड्रोन देकर जंग में रूस की मदद की। इसके लिए ईरान ने अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों की भी परवाह नहीं की, जबकि परमाणु बम के मुद्दे पर वो खुद कई प्रतिबंध झेल रहा है। लेकिन जब बात रूस की मदद की आई तो ईरान पीछे नहीं हटा। कहा जा रहा है कि इसी वजह से रूस ने ट्रेन के जरिए तेल भेजकर ईरान का एहसान चुकाया। हालांकि ईरान खुद तेल का उत्पादक देश है, लेकिन खबर है कि खपत बढ़ने की वजह से ईरान में तेल की किल्लत होने लगी, जिसके लिए उसने रूस की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने फरवरी और मार्च के महीने में कुल 30,000 टन पेट्रोल और डीजल ईरान भेजा, जिसके लिए रूस पिछले साल ही ईरान से वादा कर चुका था। तब रूस के उप प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि वो ईरान को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करेंगे। और इस साल फरवरी और मार्च के महीने में रूस ने अपना वादा निभा भी दिया। खबर के मुताबिक रूस ने जो तेल ईरान भेजा वो समंदर के रास्ते नहीं भेजा गया, बल्कि इसके लिए ट्रेन का सहारा लिया गया। दावा है कि रूस ने ट्रेन के जरिए कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान होते हुए पेट्रोल और डीजल ईरान भेजा। इतना ही नहीं, खबर के मुताबिक रूस से पेट्रोल के कई टैंकर इराक के रास्ते ईरान भेजे गए, जिसकी वजह से ईरान की मुसीबत काफी कम हो गई और इसके साथ ही रूस से उसका रिश्ता भी और मजबूत हो गया, जो आने वाले दिनों में अमेरिका समेत यूरोप के देशों का सिरदर्द बढ़ा सकता है, क्योंकि दोनों के साथ आने से पश्चिमी देशों का बैन बेअसर हो सकता है। इस बीच खबर है कि रूस अपने जिस हथियार को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स यानी बमों का बाप कहता है, उसे यूक्रेन की जंग में उस घातक हथियार के बर्बाद होने का डर सता रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें रूस के फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के ऊपर मेटल का जाल बिछा नजर आ रहा है, जिसका मकसद रूस के हथियार का कवच बनना है, ताकि अगर यूक्रेन उसे तबाह करना भी चाहे तो न कर पाए। रूस ने फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहे जाने वाले अपने TOS-1A मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को फ्रंट लाइन पर लॉन्च कर दिया है। इसमें थर्मोबैरिक बम होता है और थर्मोबैरिक बम वो बला है जो हवा से सारी की सारी ऑक्सीजन ही सोख लेता है। वो जोरदार धमाके के साथ इतना तेज दबाव पैदा करता है कि इंसान के चिथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन इतना दमदार हथियार यूक्रेन के हाथ यूं ही बर्बाद न हो जाए, इसलिए रूस ने उसके ऊपर लोहे का भारी भरकम जाल फिट कर दिया। इधर पंजाब के गुरदासपुर रेलवे स्टेशन पर भगोड़े अमृतपाल के पोस्टर लगाए गए। उसे पकड़ने के लिए ये पोस्टर पंजाब पुलिस ने चिपकाए, जिनमें भगोड़े अमृतपाल की फोटो लगाई गई और उसका पता लगाने वाले को इनाम देने का ऐलान किया गया। पोस्टरों के जरिए यह भी साफ किया गया कि अमृतपाल के बारे में जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। अफसराना हुक्म मुताबिक पोस्टर रेलवे स्टेशन पे लाए गए। देशद्रोह का आरोपी अमृतपाल 18 मार्च से ही फरार चल रहा है। वहीं पूरी दुनिया के सामने भीख मांग रहे पाकिस्तान के हालात अब संभलने के कोई आसार नहीं दिख रहे। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बाद
आईएमएफ ने भी पाकिस्तान के आर्थिक हालात से जुड़े आंकड़े जारी किए। आर्थिक संकट में फंसे देशों को कर्ज देने वाली संस्था आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो आंकड़े दिए वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि आईएमएफ को लगता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस कारोबारी साल में केवल 0.5% की दर से बढ़ेगी, 1% से भी कम। पहले आईएमएफ को पाकिस्तान की हालत इतनी खराब नहीं लग रही थी, लेकिन अब उसे लग रहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की गाड़ी ऐसे गड्ढे में फंसी है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। आईएमएफ ने ही 6 महीने पहले पाकिस्तान की जीडीपी विकास दर 6% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन फिर घटाकर यह अनुमान 3.5% कर दिया था। कुछ ही हफ्तों बाद इसे 2% तक कर दिया गया और अब महज 0.5%। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने का अनुमान दे दिया जाएगा, मतलब जीडीपी विकास दर माइनस में भी जा सकती है। क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से पाकिस्तान में पहले ही हाहाकार मचा हुआ है। पहले से पाकिस्तान के लोग खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और महंगाई को काबू करने के लिए वहां का रिजर्व बैंक लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है। लेकिन दुनिया भर की एजेंसियों का अनुमान यह है कि पाकिस्तान के हालात ब्याज दर बढ़ाने से संभलने वाले नहीं हैं, क्योंकि वहां इस साल औसत महंगाई ही 30% तक रहने का अनुमान है, जबकि बेरोजगारी दर वहां 7% रह सकती है। ऊपर से विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने की वजह से कई उद्योग लगभग चौपट हैं। पाकिस्तान के हालात इस वक्त पूरे दक्षिण एशिया में सबसे खराब बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि न तो कोई दोस्त पाकिस्तान का साथ दे रहा है, न ही दुनिया की कोई एजेंसी उसे सहारा दे रही है। इस बीच पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलटों ने रमजान के महीने में सरकार से रुका हुआ वेतन देने की गुहार लगाई और साथ ही ये चेतावनी भी दे डाली कि अगर उन्हें वेतन नहीं मिला तो वो आगे विमानों को उड़ाना बंद कर देंगे। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट समय से वेतन नहीं मिलने से काफी ज्यादा नाराज हैं। बताया गया कि उन्हें रमजान के महीने में भी वेतन नहीं मिला है। दावा है कि पाकिस्तान सरकार पैसे नहीं होने की वजह से पायलटों समेत पूरे स्टाफ को वेतन नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से एयरलाइंस के कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। दिवालिया हो चुकी पाकिस्तान की इस सरकारी एयरलाइंस में पायलटों की कमी भी बताई गई। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन के बहुत बड़े तेल डिपो को मिसाइल हमला करके उड़ा दिया। 70,000 टन क्षमता वाला यह तेल डिपो यूक्रेन के डॉनबास इलाके में था, जिस पर पुतिन की सेना ने पहले बम बरसाया और उसके बाद मिसाइल अटैक करके पूरी तरह तबाह कर दिया। इस डिपो से यूक्रेन की सेना को तेल की सप्लाई की जाती थी। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि हमले में यूक्रेन का 70,000 टन तेल जल गया। मतलब ये कि रूस ने तेल डिपो पर हमला करके यूक्रेन की सेना की कमर तोड़ दी। क्योंकि जंग के दौरान तेल की सप्लाई ठप होने से जेलेंस्की की सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इधर दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपी मंत्रियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहां सड़कों पर उतरे बीजेपी के नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के दफ्तर की ओर मार्च निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उस रास्ते पर बैरिकेड लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद वो बैरिकेड को धक्का देने लगे। इस दौरान कई लोग पुलिस वालों से उलझते नजर आए, लेकिन इसी बीच अचानक बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को हाथों से उठा लिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद मिलियस और निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में उतार दिया, जिस पर चीन भड़क गया। उसने अमेरिका को तुरंत वहां से हटने को कहा, लेकिन अमेरिका नहीं हटा। उल्टा उसने वहां और सेना भेज दी। वो अलग बात है कि उसके 12,000 सैनिक वहां सैन्य अभ्यास के नाम पर घुसे। लेकिन अमेरिका का साउथ चाइना सी में युद्ध अभ्यास करना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि चीन ने ऐसा करने से रोका। ताइवान की राष्ट्रपति और अमेरिकी संसद के स्पीकर मैकार्थी की मुलाकात से तो वो पूरा जल भुन गया। और उसने केवल 3 दिन का युद्ध अभ्यास ही नहीं किया, बल्कि अमेरिका के चक्कर में पड़े ताइवान की बर्बादी का एनिमेटेड वीडियो भी जारी कर दिया, जिसे देखकर पता चल गया कि ये वीडियो उसने अमेरिका को धमकाने के लिए बनाया। क्योंकि वीडियो में दिखा कि ताइवान पर चारों तरफ से मिसाइलों से हमला होगा, जिसके बाद उसका नाम दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। क्योंकि चीन के पास हजारों किलोमीटर दूर तक दुश्मन को तबाह करने वाली मिसाइलें हैं, जिनमें DF-17 मिसाइल का नाम सबसे ऊपर है। और अगर चीन ने यह मिसाइल छोड़ दी तो ताइवान तो क्या, अमेरिका के कई हिस्से जल उठेंगे। मतलब चीन का एनिमेटेड वीडियो ताइवान और अमेरिका दोनों को डराने के लिए जारी किया गया। वीडियो से पता चलता है कि ताइवान पर चीन के फुजान प्रांत से हमला किया जाएगा,
जो ताइवान से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। और अगर चीन ने फुजान प्रांत से मिसाइलें दागी तो ताइवान का वैसा ही हश्र होगा जैसा वीडियो में दिखा। यही नहीं, खबर है कि चीन ने ताइवान के आसपास की हवाई सीमा को नो फ्लाई जोन बना दिया है, यानी अगर किसी देश का विमान वहां से गुजरा तो उसे मार गिराया जाएगा। ये खबर चीन के ही कुछ अधिकारियों ने नाम छिपाने की शर्त पर दी, जिसके बाद तो यह पक्का हो गया कि चीन और ताइवान किसी भी वक्त जंग शुरू करने वाले हैं, जिसमें अमेरिका का कूदना भी पक्का है, क्योंकि ताइवान के नाम पर होने वाली ये जंग अमेरिका और चीन की जंग में बदल चुकी है। ताइवान के आसपास की हवाई सीमा को नो फ्लाई जोन बनाने की खबर तो जंगल में आग की तरह फैली, जिसके बाद अमेरिका हरकत में आ गया। हालांकि चीन ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की और नो फ्लाई जोन की खबरों से मुकर गया। 关于你提到的第一个问题，我不了解相关的情况，你可以向主管的部门来询。 लेकिन चीन और ताइवान के मामले देखने वाले उसके अधिकारी अमेरिका पर भड़कना नहीं भूले। 当局勾连外部势力，谋独挑衅，是台海和平稳定的最大威胁。 यानी अमेरिका और चीन तैयार हैं, जंग बस शुरू ही होने वाली है। अमेरिका के हजारों सैनिकों और जंगी जहाजों का कभी भी चीन की नौसेना से सामना हो सकता है, क्योंकि वो आसपास मंडरा रहे हैं। और जैसे ही वो आमने सामने आएंगे, इंडो पैसिफिक रीजन में जंग शुरू हो जाएगी और समंदर जल उठेगा। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया ने हाल ही में लीक हुए अमेरिकी दस्तावेज के हवाले से यह दावा किया कि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सीक्रेट टेस्ट किया है। ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई जब चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है, जिसके बाद अमेरिका और चीन के बीच जंग तय मानी जा रही है, क्योंकि जैसे ही चीन ताइवान पर हमला करेगा, अमेरिका उसके बचाव में कूद पड़ेगा और तब ऐसा महायुद्ध छिड़ेगा जो रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से भी ज्यादा खतरनाक होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों के पास न सिर्फ दुनिया के सबसे घातक हथियार हैं, बल्कि परमाणु हथियारों का जखीरा भी मौजूद है। इस बीच हाल ही में लीक हुए अमेरिकी दस्तावेज के सामने आने के बाद दोनों देशों में जंग की आशंका बढ़ गई, क्योंकि दस्तावेज के मुताबिक चीन को यकीन है कि अमेरिका से उसका युद्ध होकर रहेगा। इसीलिए चीन ने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल का सीक्रेट टेस्ट किया जो अमेरिका को भी निशाना बना सकती है। और ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक चीन ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण इसी साल 25 फरवरी को किया था। इसका नाम DF-27 है और इसे चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल बताया जा रहा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चीन की यह हाइपरसोनिक मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर मौजूद अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आसानी से तबाह कर सकती है। DF-27 नाम की इस मिसाइल की रेंज 14,000 किलोमीटर है और इसकी रफ्तार 10,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। दावा है कि इस मिसाइल से चीन बैठे बैठे अमेरिका में हमला कर सकता है, यानी चीन इस फिराक में है कि अमेरिका ताइवान की मदद करने से पहले ही बर्बाद हो जाए। उसने हाल ही में मिलिट्री ड्रिल कर अमेरिका को अपने तेवर दिखा दिए थे। इतना ही नहीं, उसने अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की सख्त हिदायत भी दी, क्योंकि चीन का गुस्सा इस बात पर है कि अमेरिका ताइवान के बचाव में खड़ा है। अमेरिका की वजह से ही चीन ताइवान को हड़पने का सपना पूरा नहीं कर पा रहा और इसीलिए वो अमेरिका के खिलाफ अपनी ताकत मजबूत करने में जुटा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल DF-27 के अलावा पिछले महीने नया युद्धपोत भी लॉन्च किया। हालांकि चीन के पास पहले से ही कई युद्धपोत हैं, जिसमें से ज्यादातर की तैनाती उसने ताइवान को घेरने में कर रखी है। इसके साथ ही चीन के एक रॉकेट लॉन्च करने की भी जानकारी दी गई, यानी चीन महायुद्ध की तैयारी में जी जान से जुटा है। हालांकि अमेरिका ने भी चीन को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। उसके कई युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में तैनात है। इसके अलावा ताइवान तो एक तरह से उसका मिलिट्री बेस ही है, जहाँ पहले से ही उसके कई लड़ाकू विमान और मिसाइलें मौजूद हैं। उधर अमेरिका चीन के जंगी जहाजों को तबाह करने वाली मिसाइलें बनाने की तैयारी में है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका की नौसेना करेगी, जिन्हें ताइवान में तैनात करने की योजना है, ताकि चीन के बढ़ते खतरे से निपटा जा सके। क्योंकि चीन ने जिस तरह ताइवान की सीमा में घुसकर अपने लड़ाकू विमानों के साथ साथ जंगी जहाजों का दम दिखाया, उससे साफ है कि वो कभी भी हमला कर सकता है। वो भी इस बार शी जिनपिंग के इरादे बेहद खतरनाक लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के आंख दिखाने के बावजूद अपने कई जंगी जहाजों को ताइवान के नजदीक तैनात कर रखा है। इसी वजह से अब अमेरिका ऐसी मिसाइल बनाने में जुटा है जो पलक झपकते ही चीन के इन जंगी जहाजों को तबाह कर देगी। इसे लंबे वक्त तक अमेरिकी सेना का हिस्सा रही हार्पून मिसाइल का ही नया वर्जन बताया जा रहा है। बाइडेन ने इसे बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को आदेश भी दे दिया है, क्योंकि ताइवान के मुद्दे पर कभी भी उसे चीन से भिड़ना पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका चीन से निपटने के लिए अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में जुटा है और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी एंटी शिप मिसाइलें ही हैं, क्योंकि ताइवान को घेरने के लिए चीन ने उसके आसपास अपने कई जंगी जहाज उतारे हुए हैं। उन्हें तबाह करने के लिए अमेरिका को बड़े पैमाने पर हवा से अटैक करने वाली मिसाइलों की सख्त जरूरत है। इसीलिए अमेरिका एंटी शिप मिसाइल हार्पून के नए वर्जन को बनाने में तेजी से जुटा है। अमेरिका इसे अपने घातक लड़ाकू विमान F-35 में फिट करेगा, जो स्टेल्थ तकनीक से लैस है। मतलब उसका ये फाइटर जेट दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। यानी अमेरिका चीन पर ऐसा हमला करना चाहता है जिसे शी जिनपिंग की सेना चाहकर भी न रोक पाए। इधर महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर आई है। देश में रिटेल महंगाई दर मार्च में घटकर 6% से नीचे पहुंच गई, जो पिछले 15 महीने का सबसे निचला स्तर है। मार्च से पहले यानी फरवरी में रिटेल महंगाई दर 6.44% थी, जो मार्च में घटकर 5.6
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन जंग से जुड़ी पुतिन के लड़ाकू विमानों को मार गिराने के लिए अमेरिका ने अपने ताकतवर फाइटर जेट F-22 रैप्टर पोलैंड में तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस और अमेरिका के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि अगर गलती से भी रूस के विमान नेटो के सदस्य पोलैंड की तरफ बढ़े तो फिर अमेरिका के F-22 रैप्टर विमान उन्हें ढेर करने में देर नहीं लगाएंगे। कुछ हफ्ते पहले रूस ने अपने सुखोई विमानों से क्राइमिया के पास काला सागर के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के घातक ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराया था, और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस घटना के बाद बाइडेन ने पुतिन को सबक सिखाने की ठान ली थी। इसीलिए उन्होंने नेटो के सदस्य पोलैंड में अपने ताकतवर लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर तैनात कर दिए, जिसके बाद ताकि रूस की सेना को करारा जवाब दिया जा सके। मतलब अमेरिका ने रूस से भिड़ने की अपनी तैयारी तेज कर दी है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्राइमिया के पास काला सागर के ऊपर MQ-9 रीपर ड्रोन के मार गिराए जाने के बाद से ही अमेरिका रूस से बदला लेने के लिए उतावला है, जिसके लिए वो रूस को घेरने में जुटा है। और पोलैंड में F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों को तैनात करना भी अमेरिका की उसी रणनीति का हिस्सा है। कुछ रोज पहले रूस ने अपने सुखोई लड़ाकू विमानों से अमेरिका के ताकतवर ड्रोन MQ-9 रीपर को काला सागर में ही ढेर कर दिया था। ये पहला मौका था जब पुतिन ने अमेरिका पर सीधा वार किया था, जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी थी कि अमेरिका भी रूस के साथ जंग का ऐलान कर सकता है, क्योंकि उसके बेहद आधुनिक MQ-9 रीपर ड्रोन को गिराकर रूस ने सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दी थी। और यूक्रेन जंग के बीच ये पहली बार था जब पुतिन ने अमेरिका पर सामने से प्रहार किया था, क्योंकि अमेरिका की वजह से ही यूक्रेन युद्ध में पुतिन को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। यही नहीं, अमेरिका के दम पर ही ज़ेलेंस्की खुलकर पुतिन के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका से मिले हथियारों की वजह से ही पुतिन और उनकी फौज की सारी रणनीति फेल हो गई। इसीलिए वो अमेरिका से बदला लेने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, और ऐसा ही मौका पुतिन की सेना को कुछ हफ्ते पहले मिला था, जब अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन काला सागर के ऊपर उड़ान भर रहा था, जिसका पता चलते ही रूस की वायुसेना में खलबली मच गई थी। फौरन उसने ड्रोन को ठिकाने लगाने के लिए अपने 2 खतरनाक लड़ाकू विमान सुखोई 27 भेज दिए थे, जिन्होंने काला सागर के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को घेरना शुरू कर दिया। पहले उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोशिश की गई, और जब वो नहीं माना तो रूस के लड़ाकू विमानों ने उसे टक्कर मारकर काला सागर में गिरा दिया था। इसके बाद अमेरिका समेत यूक्रेन की मदद करने वाले कई देशों में हड़कंप मच गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस घटना के बाद से ही बाइडेन ने नेटो देशों को और मजबूत करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में उसने पोलैंड में रडार की पकड़ में नहीं आने वाले 5वीं पीढ़ी के F-22 रैप्टर फाइटर जेट तैनात कर दिए, ताकि रूस के किसी भी हमले से तुरंत निपटा जा सके। इधर दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपी मंत्रियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहां सड़कों पर उतरे बीजेपी के नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के दफ्तर की ओर मार्च निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उस रास्ते पर बैरिकेड लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद वो बैरिकेड को धक्का देने लगे। इस दौरान कई लोग पुलिस वालों से उलझते नजर आए, लेकिन इसी बीच अचानक बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को हाथों से उठा लिया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए प्रदर्शन में शामिल दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में देश के औद्योगिक उत्पादन में तेजी दर्ज की गई। केंद्र सरकार ने IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े जारी किए, जिनमें औद्योगिक उत्पादन में तेजी के संकेत मिले। जनवरी के 5.2 से बढ़कर फरवरी में IIP दर 5.6% दर्ज की गई। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर की भूमिका अहम रही। उधर इजरायल ने ईरान के उन अधिकारियों के नामों की लिस्ट जारी कर दी जो सीरिया में उसके खिलाफ साजिश रचते हैं। ये जानकारी इजरायल की सेना के 2 बड़े अधिकारियों ने दी। इजरायल को शक है कि ईरान सीरिया में खतरनाक मिसाइलें तैनात करने वाला है, जिसकी प्लानिंग में उसकी वायुसेना के कई बड़े अधिकारी कर रहे हैं और सीरिया के रास्ते इजरायल पर हवाई हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। इजरायल को शक है कि सीरिया में बैठे ईरान के अधिकारी बहुत जल्द वहां S-300 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने वाले हैं, जिनके निशाने पर इजरायल होगा। इजरायल ने इसी वजह से सीरिया में उसके खिलाफ चल रही साजिश की जांच की, और जांच के बाद ईरान के उन अधिकारियों के नामों की लिस्ट जारी की जो इस प्लानिंग को अंजाम देने वाले हैं, जिनमें अली हसन मादवी का नाम भी शामिल है। ईरान के इस अधिकारी पर सीरिया और लेबनान के मामले सुलझाने की जिम्मेदारी है, और उन्हें कुछ हफ्ते पहले ही यह जिम्मेदारी दी गई है। इजरायल ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें हाल ही में सीरिया पर किए गए हवाई हमलों का भी जिक्र किया गया। इजरायल ने दावा किया कि इन हमलों में ईरान की सेना के 10 बड़े अधिकारियों की मौत हुई, लेकिन ईरान की सेना के कई बड़े अधिकारी अब भी सीरिया में बैठे हैं। वो इजरायल के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इजरायल की सेना के 2 बड़े अधिकारियों का दावा तो यही है। उन्होंने दावा किया कि ईरान केवल सीरिया में नहीं बल्कि यमन, इराक और लेबनान में भी मिसाइलें तैनात करने वाला है।
जिसके लिए ईरान की सेना के अलावा चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के बड़े अधिकारी भी काम में जुटे हुए हैं और इजरायल को चारों तरफ से घेर कर उस पर मिसाइलें बरसाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ईरान धीरे धीरे खाड़ी देशों से दोस्ती बढ़ा रहा है। यूएई और सऊदी अरब से उसके सुधरते रिश्ते इसका सबूत है। और अब तो वो अमेरिका पर भी डोरे डालने लगा है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को सलाह दी कि वो इजरायल का साथ ना दे, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं। और बदले हुए हालात को समझते हुए अमेरिका को इजरायल से दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। ईरान के विदेश मंत्रालय का अमेरिका को दिया गया ये सुझाव इजरायल के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका से कहा कि वो इजरायल के मामलों में दखल न दे, जबकि वो जानता है कि अमेरिका और इजरायल दोस्त हैं। इसके बावजूद उसने ये हिम्मत की, जबकि कुछ दिन पहले ही ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी की पश्चिम एशिया में तैनाती की खबर दी थी और बताया था कि अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी यूएसएस फ्लोरिडा स्वेज नहर पार कर चुकी है। जिसके बाद ईरान ने अमेरिका के इस कदम पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन अलग अंदाज में, क्योंकि वो जानता है कि जब तक अमेरिका और इजरायल साथ हैं, वो इजरायल का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सीरिया में आए भूकंप के बाद ईरान ने उसे मदद की आड़ में हथियार सप्लाई किए और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उसने इसके लिए राहत सामग्री ले जाने वाले विमानों का इस्तेमाल किया। सीरिया और तुर्की में 6 फरवरी को भूकंप आया था, तब ईरान ने कई जहाजों से सीरिया को मदद भेजी थी, लेकिन दावा किया गया कि राहत सामग्री भेजने के साथ ही उसने सीरिया को खतरनाक हथियारों की सप्लाई भी कर दी। असल में इजरायल सीरिया पर लगातार हमले करता रहता है। कुछ दिनों पहले भी उसने सीरिया की सेना के कई ठिकानों पर धावा बोला था। खबर के मुताबिक इसीलिए ईरान ने सीरिया को हथियारों की मदद बढ़ा दी ताकि वो इजरायल के आगे कमजोर न पड़े। उधर अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी खत्म कर दी गई। 3 साल पहले कोरोना महामारी से बचाव के लिए वहां नेशनल और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसे खत्म कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस साल की शुरुआत में नेशनल और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी खत्म करने का ऐलान किया था, जिसे कोरोना महामारी से बचाव के लिए ट्रंप सरकार ने बनाया था। बाद में इसे बाइडेन सरकार ने भी जारी रखा, जिसे अब खत्म कर दिया गया। इधर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और गैंगस्टर अतीक अहमद के राजदारों पर यूपी पुलिस के बाद अब ईडी ने भी शिकंजा कस दिया। अतीक को प्रयागराज लाने से पहले ईडी के अधिकारियों ने उसके कई करीबियों पर छापा मारा, जहां से अधिकारियों को जमीनों की खरीद फरोख्त के साथ अवैध प्रॉपर्टी से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं। जिन लोगों पर ईडी ने कार्रवाई की उनमें अतीक के वकील सौलत हनीफ, बिल्डर खालिद जफर और उसके अकाउंटेंट सीताराम शुक्ला समेत कई लोग शामिल हैं। समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सौलत हनीफ के घर से कई ऐसे कागजात मिले हैं जिनमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर कई प्रॉपर्टी का पता चला है। मैं बर्बाद हो गया हूँ, बिल्कुल मिल गया हूँ। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच में यह भी पता चला है कि अतीक अहमद ने रियल एस्टेट कारोबार में दूसरों के नाम पर भारी भरकम रकम लगा रखी थी। इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद के करीबी पूर्व विधायक आसिफ जाफरी के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में आसिफ जाफरी के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता और बीएसपी के पूर्व विधायक आसिफ जाफरी के ठिकानों से अहम दस्तावेज बरामद किए। छापेमारी के दौरान ईडी ने बड़ी संख्या में कैश भी बरामद किया। आसिफ जाफरी को गैंगस्टर अतीक अहमद का बेहद करीबी माना जाता है। उधर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद के भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज ले जाया गया। बताया गया कि इस दौरान रास्ते में एक थाने पर गाड़ी रुकने के बाद अशरफ के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि उसे ये समझ ही नहीं आया कि आखिर पुलिस ने गाड़ी अचानक एक थाने पर क्यों रोक दी। कहा जा रहा है कि इसी वजह से वो बुरी तरह डर गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। असल में अतीक के भाई अशरफ को प्रयागराज पुलिस बरेली जेल से लेकर प्रयागराज जा रही थी। अब ये बरेली से शाहजहांपुर बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। पुलिस का ये काफिला जैसे ही लखनऊ से करीब 60 किलोमीटर दूर कमलापुर थाने पर रुका, अशरफ की सांसें रुक गईं। हालांकि काफिला पुलिस की एक गाड़ी में खराबी की वजह से थाने पर रुका था। बताया गया कि जैसे ही इस बात का पता अतीक के भाई को लगा, उसकी सांस में सांस आई। अशरफ को उमेश पाल हत्याकांड में पेशी के लिए प्रयागराज ले जाया गया। उसके भाई अतीक अहमद को भी गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी एक बार फिर उनकी सेहत को लेकर बेहद सनसनीखेज दावा हुआ है। रूस के एक टेलीग्राम अकाउंट ने इस बार कहा है कि पुतिन को ठीक से दिखाई देना ही बंद हो गया है। बहुत बड़ा दावा है कि क्योंकि जो पुतिन मॉस्को में बैठकर यूक्रेन की जंग में हो रही एक एक हलचल पर नजर रख रहे हैं, अपनी सेना को कमांड दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि पुतिन की जीभ भी सुन पड़ गई है और पुतिन के सिर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से पश्चिमी मीडिया को बैठे बिठाए नया मसाला मिल गया है। पुतिन की खराब सेहत का दावा दुनिया भर में सुर्खियां बटोर चुका है। पुतिन ने पिछले साल जब से यूक्रेन पर हमला किया है, पश्चिमी मीडिया ने उन्हें गंभीर बीमारियां होने की लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवा दी है और इन नए दावों के बाद वो लिस्ट लंबी हो गई है। और एक बार फिर यूक्रेन में रूस के हारने की भविष्यवाणी शुरू हो गई, क्योंकि इस बार पुतिन को कोई एक बीमारी होने का दावा नहीं किया गया,
बल्कि ऊपर से लेकर नीचे तक पुतिन के शरीर के हर हिस्से में बड़ी बड़ी दिक्कतें बता दी गई। पश्चिमी मीडिया जनरल SVR नाम के जिस टेलीग्राम अकाउंट के हवाले से ये दावा कर रहा है, उसका कहना है कि पुतिन का सिर भयानक दर्द से फटे जा रहा है, उनकी आंखों को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा और उनकी जीभ भी सुन पड़ गई है। लेकिन ये तो बस एक दो परेशानियां हैं। रूस के टेलीग्राम अकाउंट ने आगे ये तक लिखा कि पुतिन के दाएं हाथ और टांग में हरकत होनी भी बंद हो गई है, जिसके बाद दावा किया गया कि पुतिन के इलाज के लिए तुरंत डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया। बताया गया कि डॉक्टरों ने पुतिन को दवाइयां दी और कुछ दिन तक जंग से दूर रहकर पूरी तरह से आराम करने को कहा। लेकिन रूस के टेलीग्राम अकाउंट ने दावा किया कि पुतिन ने आराम करने से साफ इनकार कर दिया, मगर पुतिन की खराब तबीयत के दावों ने खलबली मचा दी है। कहा जा रहा है कि जो पुतिन यूक्रेन के युद्ध पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं, उन्हें जब ठीक से नजर ही नहीं आ रहा तो वो जंग के बड़े बड़े फैसले क्या लेंगे। जब पुतिन का सिर ही दर्द कर रहा है तो वो अपनी सेना को यूक्रेन पर ड्रोन, तोप, मिसाइलें और बम गिराने का सही ऑर्डर कैसे देंगे। और जब पुतिन के हाथ और टांग ठीक से काम नहीं कर रहे तो वो रूस को युद्ध कैसे जिताएंगे। अभी फरवरी में ही एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें पुतिन के पैर अजीब तरीके से हिलते दिखे थे। मगर एक साल से चल रही पुतिन के बीमार होने की खबरों के बावजूद रूस यूक्रेन में जमा हुआ है। पुतिन को कैंसर से लेकर दिमाग की बीमारी पार्किंसंस तक होने का दावा हो चुका है और हर बार दावा रूस का यही टेलीग्राम अकाउंट करता है, जो कहता है कि पुतिन की सेहत की ये टॉप सीक्रेट जानकारी उसे उनके साथ काम करने वाले अधिकारी देते हैं। सूत्रों के हवाले से पुतिन की सेहत के बारे में सनसनीखेज दावों को मिर्च मसाला लगाकर पेश करने वाला टेलीग्राम अकाउंट कभी कोई सबूत सामने नहीं रखता। इस बार भी उसने कहा कि पुतिन की बिगड़ती तबीयत को देखकर उनके करीबी अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अगर जंग के दौरान पुतिन का निधन हो गया तो उनके पास आगे का एक्शन प्लान ही नहीं है। हालांकि रूस कह चुका है कि पुतिन एकदम तंदुरुस्त है। हाल ही में रूस के एक पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर ने तो ये तक कहा था कि बीमार होना तो दूर, पुतिन की सेहत अपनी उम्र के लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है। उधर अपने पड़ोसी फिनलैंड के नेटो का सदस्य बनते ही रूस ने एक आधुनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने का दावा किया। अपनी इस मिसाइल के बारे में रूस ने पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन कहा कि मिसाइल का टेस्ट लॉन्च कामयाब रहा। जिसके जारी किए गए वीडियो में रूस की मिसाइल रात के अंधेरे में आसमान की तरफ बढ़ती नजर आई। रूस ने बताया कि उसकी मिसाइल दक्षिणी रूस के आस्त्रखन से लॉन्च हुई और कजाकिस्तान में एक ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर गिरी। रूस के इस मिसाइल टेस्ट की टाइमिंग भी काफी अहम रही, क्योंकि हाल ही में उसका पड़ोसी फिनलैंड तो नेटो के खेमे में गया ही है। रूस फरवरी में अमेरिका के साथ अपनी न्यू स्टार्ट यानी न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी नाम की परमाणु संधि को सस्पेंड करने का ऐलान भी कर चुका है। इधर मुंबई के नजदीक विरार में पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने वहां से 47 लोगों को गिरफ्तार किया और इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया, जिन पर ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ठगने का आरोप लगा। वो ऑस्ट्रेलिया के पेपैल बैंक के खाता धारकों को बातों में उलझाकर उनके बैंक की जानकारी हासिल करते थे और वो डाटा जो है वो मिसयूज करने के लिए आगे प्रोसेस करते थे। इस कॉल सेंटर को विरार के पास एक रिजॉर्ट से चलाया जा रहा था। उधर प्रधानमंत्री के कांग्रेस के उठापटक पर तंज कसते ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तिलमिला गए। प्रधानमंत्री ने राजस्थान को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे, जिनका प्रधानमंत्री ने अभिनंदन किया। लेकिन इशारों में उन्होंने राजस्थान कांग्रेस में चल रही उठापटक पर तंज कस दिया। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए। जिसके बाद अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री के हमले के जवाब में उन्होंने लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी और प्रधानमंत्री के भाषण को चुनावी बता दिया। इस बारे में गहलोत से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल पूछा गया, लेकिन वो कुछ कहने से बचे। मैंने ट्वीट कर दिया है, आप देख लीजिए। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच जो सियासी उठापटक चल रही है वो प्रधानमंत्री से छिपी नहीं है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान इशारों में उसी की बात छेड़ी थी, जिस पर गहलोत तिलमिला उठे, क्योंकि राजस्थान में पायलट अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं, जिससे बीजेपी का काम आसान हो सकता है। इस बीच खबर है कि राजस्थान में अनशन से हलचल मचाने वाले सचिन पायलट प्रियंका गांधी से मिलना चाहते हैं। हालांकि उनकी प्रियंका से मुलाकात कब होगी ये पता नहीं है। इस बीच कांग्रेस हाईकमान पायलट पर सख्त एक्शन लेने के मूड में दिख रहा, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा पायलट के अनशन से नाखुश हैं। उन्होंने भाषण दिए हैं, जो किया वो मैं स्टडी कर रहा हूं। गहलोत भी पायलट के बारे में बात नहीं करना चाहते। कौन क्या कर रहा है
उससे कोई मतलब नहीं। यानी पायलट अपनी पार्टी में अकेले पड़ रहे हैं। हालांकि गेंद अब प्रियंका गांधी के पाले में फेंकने की तैयारी है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि सचिन पायलट की प्रियंका गांधी से मुलाकात हो सकती है, जिसके बाद वो कोई फैसला लेंगे। इससे पहले खबर थी कि वो राहुल से मिलेंगे। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस आलाकमान ने कुछ कड़ी कार्रवाई की तो पायलट पार्टी छोड़ देंगे और नई पार्टी बना लेंगे। यानी चुनाव से पहले कांग्रेस के पायलट उससे अलग हो सकते हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में गर्मी बढ़ने का अनुमान जताया और आशंका जताई कि इस गर्मी का कहर सबसे ज्यादा पूर्वी भारत के राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाके लू की चपेट में आ सकते हैं। नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है अप्रैल से जून के बीच में। इधर दिल्ली एनसीआर में भी पिछले कुछ दिनों से गर्मी ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। ऐसे में मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि वहां अगले हफ्ते तक कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच सकता है और गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच गर्म हवाएं भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। उधर ओडिशा में गर्मी की वजह से 5 दिन के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया, जिसके तहत 10वीं तक के सभी स्कूलों को 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक बंद करने की घोषणा की गई। राज्य में पड़ रही भयंकर गर्मी और लू के प्रकोप की वजह से यह फैसला लिया गया। इस बीच हॉलैंड से इजरायल जा रहे एक विमान से कुछ देर तक संपर्क टूट जाने के बाद यूरोप के कुछ देशों में हड़कंप मच गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसकी जानकारी मिलते ही जर्मनी और ऑस्ट्रिया एक्शन में आ गए, क्योंकि मौजूदा वक्त में इजरायल कई देशों का दुश्मन है। ईरान और लेबनान समेत कुछ देशों से तो उसकी कभी भी लड़ाई हो सकती है। इन हालात में इजरायल का विमान यूरोप में थोड़ी देर के लिए गुम हो गया तो कई देशों की धड़कनें बढ़ गईं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हॉलैंड से इजरायल जा रहे इस विमान से उस वक्त संपर्क टूट गया जब वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच उड़ान भर रहा था। इस दौरान काफी कोशिश की गई लेकिन उससे संपर्क नहीं जुड़ सका, जिसके बाद ऑस्ट्रिया ने अपने 2 लड़ाकू विमान उसकी खोज में उतार दिए। हालांकि तब तक वो विमान दोबारा रेडार से जुड़ गया, तब जाकर उन देशों की सांस में सांस आई। इधर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ओडिशा के पुरी जिले में हुई झामू यात्रा का वीडियो शेयर किया। वो इस यात्रा में हुई देवी पूजा का हिस्सा बने और जलते हुए कोयले पर चले, जिसका उन्होंने वीडियो शेयर किया। पुरी जिले में हुई झामू यात्रा में आग पर चलने की परंपरा होती है। संबित पात्रा ने इसी परंपरा को निभाया और जलते हुए कोयले पर चले। वीडियो में दिखा कि संबित पात्रा तेजी से कोयले पर चले, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें गले से लगा लिया, उन्हें माला पहनाई। इस बीच संबित पात्रा ने वहां मौजूद पुजारी के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आग पर चलकर और देवी की पूजा करके वो खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। वहीं कनाडा में छिपे हुए गैंगस्टर गोल्डी बराड ने एक ऑडियो मैसेज सोशल मीडिया पर भेजकर सनसनी मचाने की कोशिश की। इस मैसेज के जरिए गोल्डी बराड ने पुलिस अधिकारियों को खुली धमकी दे दी, जिसे जांच एजेंसियों के एक्शन पर उसकी बौखलाहट की तरह देखा जा रहा है। गोल्डी बराड बोल रहे हैं। कुछ दिनों से उसके गैंग के एक साथी का वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है। वीडियो काला राणा नाम के गैंगस्टर का है, जिसमें वो माफी मांगता दिख रहा है। तो मैंने किसी के मुताबिक में आके बेगुनाह के मर्डर कहीं से फिरौती मांगी है, मुझे माफ कर दिया जाए। ये वीडियो इंटरनेट पर जैसे ही वायरल हुआ, गोल्डी बराड के गैंग के बेदम होने की बातें होने लगी। यही बात गोल्डी की बौखलाहट की वजह बन गई। उसने पुलिस अफसरों को धमकाने के लिए मैसेज जारी कर दिया। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, लेट हो जरूर हो सकता काम, क्योंकि ਅਸੀਂ गलत नहीं किसी को मारना चाहते। जिस काला राणा का वीडियो इंटरनेट पर आया, उसे पिछले महीने एनआईए ने देश में कई ठिकानों पर एक साथ रेड करने के बाद गिरफ्तार किया था। लोग अपने आप से भी युद्ध करने से डरे, लोग अपने आप से भी युद्ध करने से डरे, अपने अंदर के घमासानों में मरने से डरे। सौबात की एक बात कही जहीर ने, फिर कोई आकर कुरेदेगा, हरे कर जाएगा, इसलिए भी तो हमारे जख्म भरने से डरे। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त, फिर होगा 100 बात की एक बात का।